अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं अक्सर पूछता हूं, जब इंसान को पहली दफ़ा इस दुनिया में आने का मौका मिला तो वो शुरू के इंसान जो कुछ नहीं जानते थे, जब वो इर्द गिर्द की चीज़ों को देखते थे तो उनकी क्या फीलिंग्स होंगी। कुछ लोग कहते हैं वो डरे हुए होंगे और कुछ कहते हैं कि वो खुश भी होंगे। लेकिन इंसान किसी चीज़ से डरता या खुश तब होता है जब वो उसका पास्ट जानता हो। अगर आप शेर को पहली दफ़ा देखें तो क्या आप उससे डरेंगे? आपको क्या मालूम कि ये किसी अच्छी चीज़ का नाम है या बुरी चीज़ का नाम है, ये खतरनाक है या सेफ है। वो तो जब आप वीडियोस देखते हैं तो फिर वीडियोस में देखने के बाद आपको एहसास होता है कि आप डरे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में जब पहली दफ़ा इंसान ने अपने इर्द गिर्द नज़र डाली और उसको ये दुनिया देखने को मिली, तो पहली फीलिंग ना ही डर की थी ना खौफ की थी, बल्कि वो पहली फीलिंग थी तजस्सुस की, जिसे क्यूरोसिटी कहते हैं। यानी कि वो इस सोच में पड़ गया कि यार मैं इधर क्यों हूँ और ये सारी कायनात किस तरह से काम कर रही है। और यही क्यूरोसिटी है जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। और जब उसने चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, वो चीज़ों को लिखता गया, नोट करता गया ताकि वो चीज़ें भूल ना जाए, और करते करते उसने बहुत सा नॉलेज इकट्ठा कर लिया। ये उन दिनों की बात है जब साइंस का नॉलेज नहीं होता था, बल्कि साइंस के नॉलेज को हम साइंस की बजाय नेचुरल फिलॉसफी का नाम देते थे। तो जो भी शख्स किसी भी इल्म को अटेन करे या हासिल करे तो वो कहता था कि मैं नेचुरल फिलॉसफी पढ़ रहा हूँ। और उस वक़्त के साइंटिस्ट जो थे, उनको साइंटिस्ट नहीं बोला जाता था, क्योंकि वो खुद वर्ड साइंस से आया है। तो उस वक़्त उनको फिलोसोफर कहा जाता है। जैसे कि आप अरिस्टो के बारे में सुनेंगे कि ये फिलोसोफर हैं, और अगर यही शख्स आज होते तो आप इनको फिलोसोफर की बजाय साइंटिस्ट बोलते। अब नेचुरल फिलॉसफी में क्या हुआ कि लोगों ने बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और फिर ये इतना तादाद में बढ़ गया कि किसी एक शख्स का नेचुरल फिलॉसफी पूरी की पूरी पढ़ना मुमकिन नहीं रहा। तो फिर ये ज़रूरत महसूस हुई कि नेचुरल फिलॉसफी का ये जो पूरे का पूरा सब्जेक्ट है, क्यों ना हम इसको ब्रेक डाउन कर लें डिफरेंट पार्ट्स में। तो यहाँ से नेचुरल फिलॉसफी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक को हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस, दूसरे को हम कहते हैं फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा चीजों को, लिविंग organisms. If you are studying plants, if you are studying animals, or you are studying like any living organism, algae, bacteria, anything, then you will say that I am studying biological science. इसी तरह से बहुत सी चीज़ें अपने इर्द गिर्द आपको ऐसी भी दिखेंगी जो लिविंग नहीं है। जैसे कि आप सूरज को पढ़ रहे हैं, वो लिविंग नहीं है, सितारों को पढ़ रहे हैं, वो लिविंग नहीं है, तो उन्हें हम बोलेंगे फिजिकल साइंस। तो फिर फिजिकल साइंस जो है वो बेसिकली क्या हुआ? स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अब फिर क्या हुआ? क्योंकि लोगों की क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत ज़्यादा जल्दी से यूनिवर्स को जानना चाहते थे, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये नॉलेज फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, और फिर ये इतना बढ़ गया कि ये फिजिकल साइंस जो थी
क्योंकि इसे फिर से डिवाइड करना पड़ गया, क्योंकि किसी एक शख्स का पूरी फिजिकल साइंस को पढ़ना मुमकिन नहीं रहा और इसको हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पर इसको हमने फिजिक्स में डिवाइड किया, केमिस्ट्री में डिवाइड किया, जियोलॉजी में डिवाइड किया और एस्ट्रोनॉमी में डिवाइड किया। अब ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो फिजिकल साइंस से मज़ीद ब्रांचेस निकली। अब केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ेंगे? डेफिनेटली केमिकल्स और केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। जियोलॉजी, जियो का मतलब होता है अर्थ, तो ये स्टडी ऑफ अर्थ है। आप अर्थ का इंटीरियर पढ़ रहे हैं, आप अर्थ की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि अर्थ किस तरह से बनी, अर्थ का जो सेंटर है वो इतना ज़्यादा गर्म क्यों है, क्या ये सूरज का पार्ट है। ये सारी बातें आप जियोलॉजी में पढ़ेंगे। इसी तरह से एस्ट्रोनॉमी में आप पढ़ेंगे हेवनली बॉडीज, यानी कि स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। वाई स्टार्स आर एट सो हाई टेम्परेचर, इनका इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्यों है, इसके अंदर कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, फिशन रिएक्शन है या फ्यूजन रिएक्शन है। ये सारी बातें आप एस्ट्रोनॉमी में पढ़ेंगे। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है ये वाला सब्जेक्ट, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जिसको हम गो थ्रू करेंगे कि फिजिक्स क्या है। जब भी फिजिक्स की बात आती है तो फिजिक्स को कई तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन मैं फिजिक्स को इस तरह से डिफाइन करूंगा जिस तरह आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स is the branch of science which deals with the study of matter, energy and their mutual relationship। अगर आप इसकी डेफिनेशन को कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो इसके 3 एलिमेंट्स पर गौर करें। नंबर 1, व्हाट इज मैटर। नंबर 2, व्हाट इज एनर्जी। नंबर 3, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये डेफिनेशन आपको याद होगा कि आप 9th में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन अब ये फर्स्ट ईयर है। अब यहाँ पे आप सिर्फ 2 नंबर की डेफिनेशन को रट्टा मार कर कामयाब नहीं हो सकते। आपको एक एक वर्ड का डीप मीनिंग पता होना चाहिए। तो आइए ज़रा इन तीनों वर्ड्स को जिनको मैंने मेंशन किया है इनको एक्सप्लेन करते हैं कि इनकी मीनिंग्स क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो वर्ड मैटर है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये मैटर क्या होता है। देखें, अब जो मैटर है, मैटर की भी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, लेकिन मैं जो है वो सबसे आसान और सबसे सिंपल डेफिनेशन आपको बताऊंगा। मैटर जो है इसकी सिंपली 2 कंडीशंस हैं और अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर हम कहते हैं कि ये मैटर है। तो पहली कंडीशन है कि मैटर का मैस होना चाहिए, हैव मैस। नंबर 2, इट मस्ट हैव वॉल्यूम, कोई जगह घेरे, उसका कुछ अपना वॉल्यूम हो। जिस चीज़ का अपना वॉल्यूम हो आप उसे कहते हैं कि ये एक फिजिकल चीज़ है। तो आप फील करेंगे कि जैसे उसने अपन कोई वॉल्यूम कवर किया होगा तो आप उसे कहेंगे कि ये एक फिजिकल चीज़ है। अगर किसी चीज़ ने कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ हो या वॉल्यूम घेरा हुआ हो तो आप उसे कहते हैं कि ये फिजिकल चीज़ है। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, जिनको आप फील कर रहे हैं, ये सारी फिजिकल चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे हमारे हाथ में एक छोटा सा पत्थर है, तो क्या उसका मैस है? यस, इसका कुछ ग्राम में मैस तो होगा, तो मास तो हो गया। नंबर 2, क्या उसने कोई जगह घेरी हुई है?
बिल्कुल, इसने कुछ ना कुछ जगह घेरी हुई है। आप इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सॉलिड जो है ये क्या हो गया, मैटर। सॉलिड जो है वो मैटर हुआ। अब अगर मेरे पास पानी है और अगर मैं पानी को देखना चाहता हूँ क्या ये मैटर है, और उसके लिए फिर मैं ये दो चीज़ें, दो कंडीशन अप्लाई करूँगा। पानी का मैस भी होता है, पानी को केजीज में मेजर भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो पानी है उसने कुछ ना कुछ जगह भी घेरी होती है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होता है। तो जैसा कि आप कोई पेप्सी लेके आते हैं तो बोतल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है कि ये आधे लीटर की है, 1.5 लीटर की है, तो इसका मतलब ये है इसका वॉल्यूम तो है। तो अगर हम ये कंडीशंस लिक्विड पे भी अप्लाई करें तो लिक्विड भी मैटर हुए। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं जो मैटर ना हो, और बच्चे आंसर करते हैं कि सर अगर हम बात करें एयर की तो ज़्यादातर बच्चे समझते हैं कि एयर मैटर नहीं है। तो आइए ज़रा चेक करते हैं, एयर को क्लोजली चेक करते हैं। सपोज करें मेरे हाथ में एयर है, मुझे तो उसका मास नहीं फील हो रहा और उसने कोई जगह भी नहीं घेरी हुई। अगर मेरे हाथ में पत्थर होता तो उसने कोई जगह घेरी हुई थी, उसका कोई मैस भी था। लेकिन एयर है तो एयर तो मुझे फील ही नहीं हो रही। तो मुझे लगता ऐसे ही है जैसे एयर का ना ही मैस है और ना ही उसका वॉल्यूम है। लेकिन उसको अंडरस्टैंड करते हैं ज़रा डीप तरीके से। ज़रा देखें, आप अगर आपके सर पर एक चींटी बैठी हो तो आपको फील नहीं हो रहा, तो इसका क्या मतलब है, आप वो बैठी ही नहीं है। फिर आप कहेंगे नहीं सर बैठी है, तो उसका मैस या वेट इतना कम है कि आप फील नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही मेरे हाथ में जो एयर है उसका भी मैस है, लेकिन वो इतना कम है कि मैं फील नहीं कर पा रहा। अगर मेरे पास कोई ऐसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हों और मैं वहां से इसको मेजर करूं तो इसका भी मैस आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका मैस हुआ। नंबर टू, क्या उसका कोई वॉल्यूम है। अगर आप एक सिलेंडर लेकर जाएं और आप उस सिलेंडर को गैस से भरवाएं तो क्या आप जितनी मर्जी गैस भर लेंगे। आप कहेंगे नहीं सर, उसको बंद करना पड़ेगा वरना सिलेंडर फट जाएगा। सिलेंडर क्यों फट जाएगा? क्योंकि सिलेंडर के अंदर गैस भर गई है। क्योंकि सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसने सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इसका मतलब है गैस का वॉल्यूम भी होता है। तो फिर वो गैस या एयर जिसको आप समझते हैं कि वो तो मैटर नहीं है, तो असल में वो भी मैटर है। तो सॉलिड भी मैटर हुआ, लिक्विड भी मैटर हुआ, गैस भी मैटर हुई। तो हम फिर कह सकते हैं कि ये तीनों चीजें मैटर हैं, और हम इन तीनों तीनों चीजों को फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। कि मैटर आपको जब भी अपने इर्द गिर्द नजर आएगा इन तीनों फॉर्म्स में होगा। और आप अपने इर्द गिर्द इन तीनों फॉर्म्स को देखें तो आप अपने इर्द गिर्द मैटर को इन्हीं फॉर्म्स में देखेंगे। अब दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर हमारे पास और या हमारे इर्द गिर्द सारी चीजें मैटर हैं तो मुझे कोई ऐसी चीज बताएं जो मैटर ना हो। अब आप सोचें कोई ऐसी चीज जो ना इस पर पूरा उतरे, ना उसका मैस हो, ना उसका वॉल्यूम हो। तो ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? तो जरा इमेजिन करें, आपके जिस्म से निकलने वाली हीट, या इनफैक्ट किसी भी गर्म चीज से जो हीट निकल रही होती है उस हीट को सोचें। क्या उस हीट का मैस है? फिर आप कहेंगे कि सर हीट जो है वो एक नॉन फिजिकल चीज है, उसका कैसे मैस हो सकता है? तो क्या हीट या सनलाइट या साउंड या जो मैं बोल रहा हूँ या मैं बोलता रहूं इतना साउंड हो जाएगा कि पूरा कमरा फट जाएगा? आप कहेंगे नहीं सर, साउंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता। तो हम कहेंगे कि फिर जो हीट है, लाइट है, साउंड है, ये मैटर नहीं है। अगर ये मैटर नहीं है तो फिर मैं इनको क्या नाम दूं? तो मेरे पास इनके लिए नाम है, वो है एनर्जी। अगर कोई चीज मैटर नहीं होती तो फिर वो क्या होती है? तो फिर वो एनर्जी होती है। आपके इर्द गिर्द या तो मैटर है
या एनर्जी है। दोनों चीजें जो मैंने आपको बताई हैं फिजिक्स की डेफिनेशन में, मैटर आ रहा है, एनर्जी आ रहा है और इनका रिलेशनशिप आ रहा है। तो ये दो चीजें एक्सप्लेन हो गई, मैटर और एनर्जी। अब रिलेशनशिप के मतलब को समझते हैं स्टूडेंट्स। अब जो एटॉमिक बॉम्ब है, एटॉमिक बॉम्ब में क्या होता है, यूरेनियम होता है। तो एटॉमिक बॉम्ब जब एक्सप्लोड होता है तो वो फिर क्या करता है, एनर्जी खारिज करता है, हीट खारिज होती है। अब यूरेनियम क्या है, वो सॉलिड सब्सटेंस है। सॉलिड जितने भी होते हैं वो सारे तो मैटर होते हैं। तो इसका मतलब है कि यूरेनियम क्या हुआ, मैटर हुआ। और जो उससे हीट निकल रही है, तो हीट क्या है, हीट तो एनर्जी है, वो एनर्जी में आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एटॉमिक बम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप मैटर से एनर्जी बना रहे हैं। इट मीन्स के मैटर और एनर्जी का आपस में कुछ न कुछ रिलेशनशिप तो बनता ही है। तो ये है रिलेशनशिप। तो आप सोचेंगे कि क्या एनर्जी से भी मैटर बनाया जा सकता है, तो जी हाँ, बनाया जा सकता है। उस प्रोसेस को हम पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। इसको हम ना सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। फिलहाल आपने याद रखना है कि फिजिक्स में हम मैटर को पढ़ेंगे, एनर्जी को पढ़ेंगे और तीसरी चीज रिलेशनशिप, उनका आपस में जो ताल्लुक है उसको हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अपने इर्द गिर्द जो देखते हैं, या तो आप मैटर देखते हैं या आप एनर्जी देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अपने इर्द गिर्द तो सारी चीजें आपने देख ली, सारी चीजें स्टडी कर ली, कोई चीज रह भी नहीं गई। इसका मतलब है आप मैटर को भी पढ़ रहे हैं, एनर्जी को भी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पूरी कायनात को पढ़ रहे हैं। इसी तरह फिजिक्स जो है मोस्ट फंडामेंटल साइंस है, मोस्ट फंडामेंटल। अगर आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में आप केमिकल्स पढ़ रहे होंगे, केमिकल्स मैटर है। तो एक्चुअली आप पहले फिजिक्स पढ़ोगे तो आप केमिस्ट्री पढ़ सकोगे। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स बहुत फंडामेंटल है, हर एक को पढ़नी पड़ेगी। दूसरी चीज, एक्सपेरिमेंटल साइंस। फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, यानी फिजिक्स में जब तक आप कुछ कह नहीं सकते, जब तक आप उससे एक्सपेरिमेंटली प्रूव न कर लें, तो खाली बातों से काम नहीं चलेगा। और हम भी इन खाली बातों से काम नहीं चलाएंगे, हम भी आपको हर चीज का प्रूफ देंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या हमें फिजिक्स को भी मजीद डिवाइड करना पड़ा? क्योंकि सबसे पहले हमारे पास नेचुरल फिलोसफी थी, उसको डिवाइड करके हमने फिजिकल साइंस बनाई। फिर फिजिकल साइंस को मजीद डिवाइड किया, जिसमें फिजिक्स में डिवाइड किया। क्या आप फिजिक्स को मजीद डिवाइड किया जा सकता है, क्या फिजिक्स के मजीद पोर्शन बनाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। फिजिक्स के दो किस्म की ब्रांचेस हैं, एक है प्योर प्योर ब्रांच और दूसरी है ओवरलैपिंग ब्रांचेस। प्योर ब्रांचेस में आ जाता है मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें आ जाते हैं। ये फिजिक्स की प्योर ब्रांच है, जिसमें फिजिक्स के अलावा किसी और चीज का कोई रोल नहीं है। लेकिन सम टाइम आपको फिजिक्स को किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ पढ़ना पड़ता है, तो फिर आपको कुछ ऐसी ब्रांचेस चाहिए जिनमें फिजिक्स के साथ दूसरे नॉलेजेस का भी कुछ ओवरलैपिंग मटेरियल हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पढ़ता हूँ बायोफिजिक्स। अब बायोफिजिक्स जो है उसमें बायोलॉजिकल के साथ साथ फिजिक्स को इकट्ठा पढ़ेंगे। और ऐसे जरूरत कब आएगी, जैसे मैं अपने बाजू की मूवमेंट पढ़ रहा हूँ, अब लिविंग चीज तो पढ़ रहा हूँ, और लिविंग चीज को किस में पढ़ते हैं, लिविंग चीज को तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं मोशन को पढ़ रहा हूँ, और मोशन जो है वो फिजिक्स में पढ़ी जाती है, मैकेनिक्स में पढ़ी जाती है। तो फिर मुझे बायो भी पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। तो इसका मतलब यह है कि मैं बायो फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। इसी तरह हमारे पास मेडिकल फिजिक्स भी होती है, जिसमें आप मेडिकल साइंस को फिजिक्स के साथ डील करते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोफिजिक्स है, जिसमें आप एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ फिजिक्स को स्टडी करते हैं। तो इसी तरह और भी कुछ ब्रांचेस हैं। मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं
बाकी आप मज़ीद डिटेल में टेबल में देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 में, टेबल के अंदर पेज नंबर 2 के ऊपर, तो वहाँ पे आपको इनका टेबल मिल जाएगा। नेक्स्ट है मेन फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। फ्रंटियर्स का मतलब है कि फिजिक्स को कितने लेवल पर या कितने स्केल पर पढ़ा जा सकता है। अगर आप देखें कि टोटल 3 फ्रंटियर्स हैं, 3 लेवल्स पर हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, जिसमें लेवल नंबर 1 है स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। हम फिजिक्स को बहुत बड़े लेवल पर भी पढ़ते हैं। उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, किस चीज़ की स्टडी आ जाती है? उसमें आ जाती है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। इवन यूनिवर्स को आप पढ़ रहे हो, यूनिवर्स कैसे बनी, और यूनिवर्स बनने का जो प्रोसेस है बिग बैंग, उस बारे में स्टडी करते हैं। आपने सुना होगा कि एक पहले धमाका हुआ था जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, और कितना अरसा पहले, ये भी आपने याद रखना है, 20 बिलियन ईयर्स अगो बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, और बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिससे ये कायनात वजूद में आई। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? ये सारी बातें हमें रेडियो टेलीस्कोप से पता चलती हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें रेडियो टेलीस्कोप से मिलती है। फिर हम फिजिक्स को बहुत छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी के लिए भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द स्टडी ऑफ प्रोटॉन्स, द स्टडी ऑफ मेसॉन्स, ये सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और तीसरे लेवल पर जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं वो है स्टडी ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स। उन चीज़ों को पढ़ना जो ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं, उनमें आप और मैं यानी ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं। वैसे याद रखिएगा कि स्टडी ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स को स्टडी ऑफ कम्प्लेक्स मैटर भी कहते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए कम्प्लेक्स मैटर हैं। इसमें कहाँ से कहाँ तक आ जाती हैं चीज़ें, एक मॉलिक्यूल से लेकर मॉलिक्यूल के साइज से लेकर हमारे पास ज़मीन के साइज तक की चीज़ें आ जाती हैं, जो ना बहुत छोटी में काउंट होती हैं ना बहुत बड़ी में काउंट होती हैं। जो बाकी जो चीज़ें हैं जो मिडल में आ जाती हैं उनको हम मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स में स्टडी करते हैं। इसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, ह्यूमंस। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वी इन्वेस्टिगेट इन फिजिक्स। फिजिक्स में हम किन चीज़ों के बारे में हम पता लगाना चाहते हैं या किन चीज़ों के बारे में तजस्सुस रखते हैं, उनमें सबसे पहले है हमारे पास नंबर 1 पे है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का मतलब है चीज़ें क्यों रुक जाती हैं, क्यों चलती हैं, कैसे हरकत करती हैं, क्या लॉज हैं। दूसरे नंबर पे है स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम। तो स्पेस टाइम इससे बोलते हैं ज़मान व मकान। इसका क्या मतलब है ये हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। बहरहाल नंबर 3 देखते हैं इंटरेक्शन ऑफ मैटर्स। जब मैटर्स आपस में टकराते हैं तो क्या लॉस होते हैं, जैसा कि जब ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं तो मोमेंटम होता है, कोलिजन होता है, उसकी एनर्जी क्या होगी, मोमेंटम क्या होगा, ये चीज़ें हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। ये हम स्टडी करते हैं। रेडिएशन मैटर के साथ टकराती है तो क्या होता है। मिसाल के तौर पर आपने अक्सर देखा होगा कि सोलर पैनल घरों में लगे होते हैं, जब सनलाइट आके टकराती है, सनलाइट रेडिएशन है और वो सोलर पैनल जो है वो मैटर है, और रेडिएशन जब मैटर से टकरा रही है तो हमारे पास क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और आखिर में हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। आपको
पता है कि जब प्लैनेट्स जो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और मैग्नेट्स जो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और चार्जेस जो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इनकी नेचर जो है बिल्कुल डिफरेंट है। इनके अपने अपने लॉज हैं। मैग्नेट्स जो हैं वो अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी करते हैं। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो सिर्फ अट्रैक्टिव होती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, इसको आप अच्छी तरह से गो थ्रू कर लें। और नेक्स्ट में हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।